नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अंकित कोचिंग क्लासेस की इस शानदार वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन 5वां। तो दोस्तों इससे पहले हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे तो आप जाइए और हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमसे कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। दोस्तों उसने कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है और दोस्तों हमें दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है। आइए दोस्तों समकोण त्रिभुज बनाकर ही आपको समझाते हैं ताकि आप डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ सकें। आइए दोस्तों, उसने कहा एक समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज की आकृति बना दी। अब दोस्तों जब समकोण त्रिभुज बन गया है तो इसका नामकरण भी करते हैं। तो दोस्तों हमने इसको नाम दे दिया ए, बी और सी और दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 90 अंश। अब दोस्तों उसने हमसे क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। दोस्तों पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें आधार तो पता नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमें आधार तो पता नहीं है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले यही यहाँ पर हम लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, माना समकोण त्रिभुज। दोस्तों ये त्रिभुज का साइन है वरना आप समझ नहीं सको। तो दोस्तों हमने लिखा माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, मतलब दोस्तों x सेंटीमीटर है। अब दोस्तों जब हम मान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का आधार x है तो आइए यहाँ पर सबसे पहले डिनोट करते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज पता होगा, यदि नहीं पता तो दोस्तों हम 8वां चैप्टर जो कि है हमारी मैथ में त्रिकोणमिति, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। वहां हम आपको सारी त्रिकोणमिति की डिटेल्स देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है और इसके सामने हमारा एक कर्ण होता है। क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। तो दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि ये कर्ण होगा। अब दोस्तों लंब और आधार आप किसी को भी मान सकते हैं। तो दोस्तों हमने इसको मान लिया क्या दोस्तों, लंब, और दोस्तों इसको मान लिया हमने क्या, आधार। उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि समकोण के सामने कर्ण होता है। इन दोनों में से लंब आधार आप किसी को भी मान सकते हैं। इतना आप समझ लीजिएगा दोस्तों। 8वां चैप्टर में हम आपको सब कुछ बताएंगे। इसके बाद दोस्तों उसने कहा कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x है। हम दोस्तों मान चुके हैं कि आधार हमारा x है, इसको तो पता है, आप आधार मान चुके हैं। तो इसको हम रफ करते हैं। तो दोस्तों हमने क्या लिखा, समकोण त्रिभुज का आधार x है। तो दोस्तों हमने x मान लिया। उसने अब क्या कहा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई दोस्तों ये है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। दोस्तों ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। दोस्तों आधार आपके सामने है x सेंटीमीटर। क्या है दोस्तों, x सेंटीमीटर। ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब x माइनस का सेवन हमारी ऊंचाई है। उसने कहा कि ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और आधार आप दे सकते हैं हमारा x है और दोस्तों 7 सेंटीमीटर कम है, मतलब -7। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो लंब है अर्थात उसे ऊंचाई भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा x - 7 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ कर समझ रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों उसने कहा यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि समकोण के सामने कर्ण होता है, तो उसने हमें कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो दोस्तों यहाँ से कर्ण को हटाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार हम रिवीजन करते हैं। उसने कहा कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या लिखा, माना समकोण त्रिभुज का आधार x है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आधार x मिल गया। इसके बाद दोस्तों उसने ऊंचाई की आधार से 7 सेंटीमीटर कम। दोस्तों आधार हमारा x है, x में 7 सेंटीमीटर कम कर दी तो ऊंचाई बन गई। तो x - 7 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई हो गई। इसके बाद दोस्तों उसने हमें कहा है कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो दोस्तों कर्ण खुद 13 सेंटीमीटर का है, स्वयं 13 सेंटीमीटर का है। इस प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पर मान मिल चुके हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो दोस्तों हम आपको आगे और बताते हैं।
अब दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोस्तों आपने 9th और 8th क्लास में पढ़ी होगी कि समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय होती है जिसे बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो आइए दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ताकि यह क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो दोस्तों हम लिखेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, हमने लिखा दोस्तों समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो दोस्तों अब जो हमारा समकोण त्रिभुज है इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाएंगे। अब दोस्तों आपने कक्षा 9th और 8th में पढ़ा होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय जो कि हमारी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे हमारी जो प्रमेय होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, पाइथागोरस प्रमेय। अब दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय हमारी होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आइए दोस्तों इसमें मान पुट करते हैं। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि हमेशा समकोण के सामने कर्ण होता है। तो दोस्तों कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम कर्ण की वैल्यू कितनी रख देंगे, अपनी 13 का वर्ग कर देंगे, क्योंकि दोस्तों 13 है कर्ण और वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग लगा दिया। इसके बाद दोस्तों लंब, तो हमने बोला था कि लंब ये कहलाएगा, यही ऊंचाई कहलाती है, यही लंब कहलाता है। तो दोस्तों ये हो गया है हमारा x-7। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया x-7 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों इसको भी लिख दिया और बीच में हमने अब दोस्तों यहाँ पर हमने सभी के मान रख लिए। जैसे दोस्तों कर्ण की वैल्यू हमारे पास 13 थी, आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों लंब की वैल्यू हमारी x-7 थी और दोस्तों आधार की वैल्यू x थी। तो हमने तीनों की वैल्यू रख ली। अब दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 13 का वर्ग आपको पता होगा, नहीं होगा पता तो आप याद कर लीजिएगा। 13 का वर्ग 169 होता है, 169। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख दिया 169 और बराबर का साइन लगाया। अब दोस्तों ये बन गई है हमारी a-b का होल स्क्वायर की सरसमका। तो दोस्तों हम सीधी सरसमका का मान रखेंगे, आप अलग से निकाल कर भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये होती है हमारी a स्क्वायर प्लस का हमारा होता है b स्क्वायर मतलब 7 का वर्ग 49 और माइनस का होता है 2ab। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14x और दोस्तों प्लस है तो हमने प्लस लगाया। इसके बाद दोस्तों एक्स स्क्वायर, तो दोस्तों एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये सरसमका समझ में नहीं आई होगी तो दोस्तों हम आपको कई बार बता चुके हैं a-b का होल स्क्वायर की सरसमका। आप उसको पूरा खोलिएगा और आपको ये आंसर प्राप्त होगा। अब दोस्तों सबसे पहले इस 169 को हम इस ओर पक्षांतर करते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम x और x को जोड़ेंगे। अब दोस्तों x और x को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमको क्या मिला, 2x स्क्वायर मिला। इसके बाद दोस्तों ये माइनस का 14x है तो हमने इसको भी लिख दिया माइनस का 14x। और दोस्तों बराबर में हमारा क्या है 169, आप देख सकते हैं हमारा बराबर में 169 है। दोस्तों ये इस ओर था, हमने इस ओर लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर समझ सकते हैं यहाँ पर प्लस का 49 है तो दोस्तों ये 49 इस ओर आएगा तो माइनस का 49 हो जाएगा। फिर से हम आपको समझाना चाहेंगे दोस्तों, x और x जुड़ा तो 2x स्क्वायर हो गया, इतना समझ गए आप। माइनस का 14x इसको भी लिख दिया। अब दोस्तों बराबर में 169 थे तो बराबर में 169 यहाँ पर भी लिखे। लेकिन दोस्तों ये प्लस का 49 था बराबर के ओर, अब दोस्तों बराबर के ओर गया तो माइनस का 49 हो गया। बस फर्क इतना पड़ गया कि हमने उस ओर की संख्या को इस ओर लिख लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों अब हमारा क्या होगा दोस्तों, तो ये हमारा 2x स्क्वायर ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, 2x स्क्वायर। और दोस्तों ये रहेगा हमारा माइनस का 14x। इसके बाद दोस्तों हम घटाएंगे 169 में से 49 को माइनस करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है। अब दोस्तों 9 में से 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 यहाँ पर बचेगा। तो दोस्तों हमारा कितना बचा, 120 बचा। तो दोस्तों हमने बराबर में लिख दिया 120। अब दोस्तों सबसे पहले हम इसको रफ करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर इस चित्र को भी रफ कर देते हैं क्योंकि इसका भी कोई काम नहीं है। तो दोस्तों इसको भी हमने रफ कर दिया। आप चाहें तो एग्जाम में बना जरूर देना, पर दोस्तों यहाँ पर अभी हम रफ कर रहे हैं, बाद में हम आपको फिर से डायग्राम बना के बता देंगे और समझा भी देंगे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ पर हम इस संख्या को लिखेंगे जो कि हमको मिली है। तो दोस्तों हमको क्या मिला, 2x स्क्वायर मिला। तो दोस्तों हमने लिख दिया 2x स्क्वायर
माइनस का हमको मिला 14x और माइनस का हो जाएगा दोस्तों 120 और बराबर में हो जाएगा 0। दोस्तों ये प्लस का 120 था, बराबर केस और आया तो माइनस का 120 हो गया। क्योंकि दोस्तों हमको बराबर में 0 चाहिए, इसलिए हमने इस संख्या को क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है, जब भी मैंने आपसे बोला था इसी के जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि जब भी कोई संख्या एग्जाम यदि आप घर पर भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो 2 से 3 से 5 से किसी से भी यदि पूरा समीकरण में भाग जा रहा है तो आप दे दीजिएगा, क्योंकि आप सरल समीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से भाग जा रहा है, तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर x² माइनस का 7x माइनस का 1 माइनस का 60 मिलेगा और बराबर में हो जाएगा 0। ये सब कैसे मिला दोस्तों, हमने इसमें 2 से भाग दिया जब हमें ये संख्या मिली। अब दोस्तों यह समीकरण हमारा एक सरल समीकरण बन गया और दोस्तों यह समीकरण हमारा जो हमने पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन किए थे उसी प्रकार से बन गया। अब दोस्तों इसको थोड़ा हम रफ में समझते हैं। जैसे दोस्तों हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो दोस्तों हमने आपको क्या बताया था कि पहले और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं, तो दोस्तों इसका और इसका हम क्या करेंगे, गुणा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक तो रहता ही है। अब दोस्तों एक का गुणा हमने 60 में किया तो दोस्तों 60 ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों ये माइनस का 7 है। अब दोस्तों और दोस्तों ये माइनस का 60 रहेगा। अब दोस्तों समझने की बात ये है कि हमने आपको क्या समझाया था कि हमें यहाँ पर 2 शर्त मिलती हैं। एक शर्त मिली दोस्तों, यदि गुणा करेंगे तो 60 आना चाहिए, दोस्तों गुणा करेंगे तो 60 आना चाहिए, लेकिन दोस्तों जोड़े या घटाएंगे तो माइनस का कितना आ जाना चाहिए, 7 आना चाहिए। फिर से समझते हैं, गुणा करेंगे तो माइनस का 60 आना चाहिए, जोड़ या घटाव करेंगे तो माइनस का 7 आना चाहिए। अब दोस्तों ऐसी 2 संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते थे, 5 क्वेश्चन में हम इसी 60 के मतलब जो तीसरी संख्या रहती थी उसमें गुणा करके उसी के गुणनखंड कर लेते थे। आइए दोस्तों तो हम इसी 60 के सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, इस माइनस चिन्ह को भी रिमूव कर देते हैं। अब दोस्तों ये 2 से कटेगा हमारा तो 30 बार आ जाएगा, फिर ये 2 से कटेगा तो ये 15 बार आ जाएगा, फिर दोस्तों ये 3 से कटेगा 5 बार, ये 5 से कटेगा 1 बार। तो दोस्तों हमें ऐसी 2 संख्याएं मिली, हमें इसके गुणनखंड मिली 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो दोस्तों हमें गुणनखंड मिले इसके। अब दोस्तों हमें ऐसी 2 संख्याएं पता करना है जिनका गुणा हो माइनस का 60, जोड़ या घटाव हो तो माइनस का 7। अब दोस्तों ऐसी 2 संख्याएं हमको ज्ञात करना है, तो दोस्तों आइए मिलकर ढूंढते हैं ऐसी संख्या। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हम करेंगे दोस्तों यहाँ पर 2 दूनी 4 तिया हो जाएगा हमारा 12, मतलब दोस्तों 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का हम 3 में गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और दोस्तों यदि 12 को गुणा हम 5 में कर दें तो 60 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें 60 नहीं चाहिए, माइनस का 60 चाहिए। तो दोस्तों हम माइनस के 12 कर देंगे यदि यहाँ पर, तो दोस्तों माइनस का 12 का गुणा हम 5 में करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस का 12 का गुणा हम 5 में करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा। और दोस्तों एक शर्त और थी कि हमें माइनस का 7 चाहिए। यदि दोस्तों हम माइनस के 12 में से प्लस के 5 घटा दें तो दोस्तों हमें माइनस का 7 भी मिल जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमें हैप्पी होना चाहिए क्योंकि हमें ऐसी 2 संख्याएं मिल चुकी हैं। दोस्तों ऐसी 2 संख्या में माइनस का 12x और प्लस का 5x मिला, जिनका गुणा होता है माइनस का 60 और घटाना होता है माइनस का 7x। तो आइए दोस्तों इसको रफ करके जो संख्याएं मिली उनके द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों वो 2 संख्याएं हमें जो मिली थी उनका हम मान रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर x² ही रहेगा। दोस्तों यहाँ पर हमको क्या मिला, 12x मिला, और दोस्तों यहाँ पर हमको क्या मिला था, 5x मिला था प्लस का, और दोस्तों माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि दोस्तों इस -7 को हमने क्या लिख दिया, माइनस का 12 प्लस का 5। यदि दोस्तों माइनस के 12 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 7 ही बचेगा, इसलिए दोस्तों इसको इसके रूप में लिख दिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो आइए दोस्तों कॉमन लेते हैं। तो दोस्तों इसके पास x है और इसके पास भी x है, तो क्या कॉमन निकलेगा दोस्तों, x ही तो कॉमन निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ से हमको x कॉमन मिल गया, तो दोस्तों कोष्टक के अंदर बचेगा हमारा x माइनस का 12। अब दोस्तों हमें इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा, क्या 5 का भाग 60 में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि 12 पंजे 60 होता है। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे, हम +5 कॉमन ले लेंगे। दोस्तों हम +5 कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों x हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। अब दोस्तों 5 का भाग हम 60 में देंगे तो ये 12 बार जाएगा, तो यहाँ से हमें x माइनस का 12 कॉमन मिल गया और बराबर में हो गया 0।
अब दोस्तों हमारा क्वेश्चन सही डायरेक्शन में सॉल्व हो रहा है या नहीं, इसे समझने के लिए हम इन दोनों कोष्टकों को देखते हैं। ये दोनों कोष्टक हमारे बराबर आ चुके हैं, मतलब कि अभी हमने जितना क्वेश्चन सॉल्व किया है वह पूरा सही है। अब दोस्तों आगे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या होगा, अब दोस्तों इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, x माइनस का 12 कॉमन लेंगे। तो दोस्तों एक कोष्टक में हमारा हो जाएगा x माइनस का 12। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारा x माइनस का 12, लेकिन दोस्तों दूसरे कोष्टक में हमारे पास x और प्लस का 5 बचा। क्या बचा दोस्तों, x प्लस का 5 बचा और बराबर में दोस्तों क्या हो गया, 0 हो गया। अब दोस्तों जब हमें ऐसी दो संख्याएं मिल चुकी हैं तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करते हैं, कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, लेकिन उससे पहले हम ही बता रहे हैं। तो दोस्तों x माइनस के बराबर में एक बार 0 करेंगे हम और दूसरी बार इस कोष्टक मतलब x प्लस 5 के बराबर में 0 करेंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा यहाँ पर क्या होगा, दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस का 12 बराबर हो जाएगा 0 और दोस्तों बीच में हम लिख देंगे या, क्या लिख देंगे दोस्तों, या, और यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस का 5 बराबर हो जाएगा 0। उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। सवालों को कभी रटना नहीं मेरे दोस्त, हमेशा सवालों को समझा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस के 12 हैं, इस ओर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा ना। तो दोस्तों x बराबर हमें क्या मिला, 12 मिला। दोस्तों x बराबर हमें 12 मिला। इसके बाद दोस्तों बीच में हमने लिखा या, तो दोस्तों यहाँ पर भी हम लिखेंगे या। और दोस्तों अब दोस्तों ये प्लस का 5 है, आप देख सकते हैं, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो दोस्तों x बराबर हमको क्या मिला, माइनस का 5 मिला। इस प्रकार दोस्तों उसने कहा था हमसे कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें x की दो वैल्यू मिली, x बराबर 12 मिला और x बराबर माइनस का 5 मिला। अब दोस्तों एग्जाम में यदि आप दोनों आंसर निकाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों यहीं पर वेरी इंपॉर्टेंट समझने की बात है। समझने की बात ये है कि दोस्तों यहाँ पर -5 हमारा मान्य नहीं होगा। कभी आपने देखा कि किसी त्रिभुज की, चतुर्भुज की भुजा -5 सेंटीमीटर है? कभी नहीं हो सकता। इसलिए दोस्तों यहाँ पर -5 हमारा मान्य नहीं होगा। दोस्तों -5 मान्य आखिर क्यों नहीं होगा? दोस्तों -5 इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि कभी भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है। क्या दोस्तों, कभी भी भुजा ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए दोस्तों हमारा x बराबर -5 मान्य नहीं होगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ x बराबर -5 मान्य नहीं है, इसलिए x बराबर 12 मान्य होगा। दोस्तों आप ये भी लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर -5 मान्य नहीं है क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, अतः x बराबर 12 मान्य होगा। दोस्तों जो हमने बोला आप वही कॉपी पर लिख सकते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर हम इसी को लिखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ x बराबर -5 मान्य नहीं होगा क्योंकि भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। दोस्तों यही हमने आपको पहले समझाया था। तो दोस्तों नीचे हमने क्या लिखा, इसलिए x बराबर 12 मान्य होगा। अब दोस्तों x क्या माना था, आधार माना था। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज का आधार तो हमें 12 मिल गया, लेकिन दोस्तों हमें अभी ऊंचाई भी ज्ञात करनी है क्योंकि उसने अन्य दो भुजाएं कहा था। तो दोस्तों सबसे पहले इसका हमारे पास कोई प्रयोग नहीं है, तो इसको हम रफ करते हैं, आपको डायग्राम के थ्रू और अच्छे से बताते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया और इसका हमने नामकरण कर दिया ABC। दोस्तों इसी प्रकार का डायग्राम आपने यहाँ पर देखा था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर ऊंचाई थी हमारी x माइनस का 7, कर्ण था 13 सेंटीमीटर और BC था, मतलब जो आधार था हमारा वो था x सेंटीमीटर। अब दोस्तों x का मान आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आया, 12। तो दोस्तों इस x की जगह पर हमारे पास कितना मान आ गया, 12 आ गया। अब दोस्तों ये हमारा किसके बराबर आ गया, x बराबर दोस्तों हमें 12 आ गया। तो दोस्तों हमें आधार तो 12 मिल गया, लेकिन दोस्तों हमको ऊंचाई भी चाहिए। तो दोस्तों ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस का 7 करेंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए होता है x माइनस का 7। इसलिए दोस्तों x की वैल्यू हमारे पास 12 है, तो दोस्तों हमने कर दिया 12 माइनस का 7। तो दोस्तों हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमको मिल गया 12 में से 7 जाएगा 5। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 5। तो दोस्तों उसने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एक भुजा तो हमको 12 सेंटीमीटर मिली तथा दूसरी भुजा x माइनस का 7 मतलब 12 माइनस का 5 बराबर 5 सेंटीमीटर मिली। तो दोस्तों उसने हमसे क्या कहा था, एक समकोण की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो दोस्तों आधार मिला हमको 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई मिली दोस्तों हमको 5 सेंटीमीटर, तथा यदि
कर्ण 13 सेंटीमीटर और दोस्तों कर्ण 13 सेंटीमीटर था। तो दोस्तों इस प्रकार 12, 5 व 13 तीनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई। तो दोस्तों उसने हमसे क्या कहा था, अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम नीचे लिखेंगे, इसलिए अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर होंगी। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम लिखते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, अन्य दो भुजाएं 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर होंगी। दोस्तों इस प्रकार यह क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। दोस्तों आपको हम यहाँ पर एक चीज़ बताएंगे कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं थी, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को नीचे का पार्ट हमने यहाँ पर सॉल्व किया। आप इसी के नीचे सॉल्व करेंगे। इसी के साथ दोस्तों यह क्वेश्चन समाप्त होता है। आप ये बात ध्यान रखेंगे कि यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि ये 6 नंबर में देखने को मिल जाए, आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा तो 4 नंबर का तो पक्का है। इसी के साथ दोस्तों यह क्वेश्चन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेंट्रेट के साथ समझे होंगे, ताकि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों इसके बाद हम प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन आखिरी 6वां करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।